गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आइए शुरू करते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। 22 जून का लेक्चर नहीं हुआ था, तो 22 जून और 23 जून का लेक्चर साथ में होगा। क्वेश्चन और कंसेप्ट्स दोनों मिक्स रहेंगे। चलिए आइए। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, देखिए। क्या लिखा हुआ है? रिसेंटली विद विच कंट्री इंडियन नेवी हैज begun an 11-day coordinated patrol corporate in the Andaman Sea and Malacca Strait। अब ये देखो, अब ये जो 11 दिवसीय समन्वित गश्ती, जैसे कि आपका वो इंडियन आर्मी एक्सरसाइज नहीं करती, ये भी सेम वैसा ही है। कॉर्पोरेट भी बिल्कुल आपका एकदम वैसा ही है। तो ये कहाँ पे चालू हुआ आपका? किसके साथ हुआ? इंडोनेशिया के साथ में हुआ। ओके, 11 डेज 11 डेज कॉर्पोरेट जो था इंडिया के साथ में हुआ है। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है अभी? ईस्ट खालीमतन। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? रुपया। ओके, बोंगोस्कर। ओके, ये एक्सरसाइज किसके बीच में हुआ है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। सिम्बेक्स किसके बीच में हुआ है? इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। मैत्री किसके बीच में हुआ है? इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में। And दोस्ती किसके बीच में हुआ है? इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स के बीच में। चलिए, तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, अब तो ये क्वेश्चन तो इतना इजी है, मेरे को तो नहीं लगता कि ये किसी को बताने की जरूरत है। Which scheme has been approved by the central government for the recruitment of the youth in the armed forces? Obviously this is अग्निपथ, क्योंकि इसके ऊपर देश में बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। अब देखो, अब अग्निपथ स्कीम क्या है? अग्निपथ स्कीम देखो, इंडियन आर्मी की भर्ती, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की भर्ती पहले जैसे होती थी वैसे ही होगी। बस इसके अंदर क्या होगा? जॉब परमानेंट ना होकर केवल 4 साल की होगी। ओके, जैसे कि आप सबको मालूम है, आर्मी के लिए जीडी भर्ती होती है। नेवी के लिए जो नॉर्मल, मतलब जो ऑफिसर पोस्ट नहीं होती, उनके एग्जाम्स के नाम बता रहा हूँ। क्या होता है? SSR होता है। और एयरफोर्स के लिए ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई का पेपर होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? ये सब पेपर अग्निपथ द्वारा लिए जाएंगे। ओके, सिलेबस वगैरह सब वही है, कुछ दिक्कत नहीं है पढ़ने के लिए। हाँ, अगर आपको इसका एक फ्री में बैच चाहिए माय बुकलो के ऊपर, तो नीचे कमेंट करके बताइए, जी सर हमको इसका एक फ्री बैच चाहिए, तो मैं एक क्रैश कोर्स इसका लेके आऊंगा आपके लिए, बट सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड पर। ओके, चलिए। अब अग्निपथ क्या है? 4 साल के आपको कंट्री को सर्व करने का मौका मिलेगा। एज लिमिट 17.5 से 21 साल है, लेकिन इस साल के लिए केवल इसको 23 साल किया गया है। ओके, क्योंकि आने वाले 10 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर अगर हम देखेंगे, तो जितने भी एजेड लोग होंगे वो सब रिटायर हो चुके होंगे। ओके, उसके बाद में जो हमारे सोल्जर्स है, सोल्जर्स में केवल यंग लोग ही बचेंगे, सोल्जर्स में केवल यंग लोग ही बचेंगे। तो इससे हमारी जो आर्मी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकेगी, काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकेगी अगर हमारे आर्मी में यंग लोग आते हैं। इसलिए ना छोटी पिक्चर मत देखो। जितने भी यूथ थे वो लोग छोटी पिक्चर देख के थे, वो लोग ना वतन नहीं वेतन के लिए दंगा कर रहे थे इतना, कि उनको देश की सेवा नहीं करनी थी, उनको परमानेंट नौकरी चाहिए थी। समझ गए कि हमको वेतन भत्ता है, ये सब कुछ मिलेगा। देखो, एक होता है कि इंडियन डिफेंस को भी हमको देखना पड़ता है कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी कैसी है। ओके, तो इंडियन डिफेंस के पास में ना बजट बच नहीं रहा था। सबके सैलरीज पेंशन कट आउट करने के बाद में उनके पास और नई चीजें लेने के लिए और नए हथियार लेने के लिए पैसे थे नहीं। इसके लिए उनको ये कदम उठाना पड़ा, और ये सिर्फ अपने देश ने नहीं किया, बाकी बहुत सारे देशों में ये जो प्रोग्राम है बहुत सालों से है। ओके, और वहाँ की आर्मी बहुत बेस्ट भी है। अभी स्टार्टिंग में ये आप सबको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम एज को 21 से 23 साल किया जा सकता है। क्योंकि अगर एज अ पॉइंट ऑफ व्यू मैं अगर सोचता हूँ कि आज से 10 साल बाद अगर सिर्फ इंडियन आर्मी में 21 साल तक के सोल्जर्स हैं, ओके,
तो 21 साल तक के सोल्जर को शायद इतना कुछ न पता हो, उसको 4 साल का उसका रहेगा वहां पर। ओके, ये मान के लेते वो 3.5 साल देश की सेवा करेगा, तो 3.5 साल क्या पता जो, देखो 25% का तो इंडियन आर्मी वहां से लेगी, मतलब लगभग 11,500 लोगों को तो इंडियन आर्मी रख लेगी एज अ परमानेंट बेस। बाकी जो 75% लोग हैं उनको बाहर वहां से निकलना पड़ेगा। ओके, तो शायद 21 को 23 साल किया जाए, बट इन फ्यूचर डिमांड को देखते हुए। ओके, ट्रेनिंग पीरियड 6 महीने का होगा, सैलरी 30 से 40 तक पहुंचेगी जैसे जैसे ईयर वाइज होगा। ओके, चलो जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। आ गया 13, देखो देखो, हर सैलरी में से ना 30% काटा जाएगा, हर सैलरी में से 30% काटा जाएगा, और उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का भी होगा, कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का भी होगा। और जब वो लोग रिटायरमेंट लेके निकलेंगे 4 साल बाद, तो उनके पास इतना रुपया होगा, उनके पास इतना रुपया होगा जो कि गवर्नमेंट सेवानिधि पैकेज के थ्रू उनको भी देगी। ओके, सेवानिधि पैकेज के थ्रू उनको देगी। अब जो पैसा टैक्स फ्री होगा, जिसके ऊपर बैंक आपको टैक्स नहीं लगाएगा बिल्कुल भी। ओके, और बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इसके अंदर जा सकते हैं। अब एक बात बताओ, देखो यहाँ पर अगर आज से 4 साल बाद सपोज आप एक सोल्जर हो, आप इंडियन आर्मी में से निकलते हो, आपके पास 11,71,000 रुपीज है। ओके, जो कि टैक्स फ्री है। तो अगर आप यहाँ से निकलते हो, तो आपके पास अगर इतना पैसा है तो आप लोग अपने लिए कुछ भी कर सकते हो। ओके, इतना पैसा है आपके पास। ओके, क्योंकि अगर मैं एक एवरेज सैलरी मानता हूँ, मान लो कि अगर किसी बंदे की सैलरी अगर 30K भी है, ओके, तो वो एक साल में कितना कमा लेगा? 3,60,000। ओके, 3,60,000 वो सिर्फ कमा पाएगा, इससे ज्यादा वो एक साल में कमा नहीं पाएगा। हाँ, बस यहाँ पे इतना ही, आपको अलाउंसेस नहीं दिए दिए जाएंगे इंडियन आर्मी द्वारा, जो आपको मिलते थे अलाउंसेस। ओके, और यहाँ पर एक फायदा क्या होगा मालूम है, कि समाज में धीरे धीरे नए सोल्जर्स का एक मतलब बोलते हैं ना, एक समाज बनने लगेगा। क्योंकि हाँ, हमारे समाज में आज से कम 20 से 25 साल के बाद देखा जाएगा, तो बोल सकते हैं कि समाज में सोल्जर्स का मतलब जो है ना, वो रहेगा कि हाँ, हर एक दो घर को छोड़ के हमको सोल्जर दिखने लगेंगे फिर। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो हर साल 30K सोल्जर्स समाज में वापिस आएंगे, हर साल 30K सोल्जर समाज में वापिस आएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 30K हर साल रिटायर होंगे फिर। ऐसा तो नहीं कि ये भर्ती एक ही साल होगा, हर साल होगा ना। तो आज से 7-8 साल के बाद ऐसा टाइम आएगा कि हर साल सोल्जर्स रिटायर हो रहे होंगे। तो हर साल 30K सोल्जर्स समाज में आएंगे, तो समाज को एक नया रूप मिलेगा, समाज में नए लोग आएंगे, तो समाज को देखने का सबका नजरिया बदल जाएगा। समझ गए? अब देखो, अब यहाँ पे अगर जॉब्स की बात की जाती है, देखो अगर मैं बात करता हूँ कितने लोग हैं, 46,000 लोग हैं। ओके, इसमें से तो 25% गवर्नमेंट रखने वाली है, 25% गवर्नमेंट रख लेगी। तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे? 25% मतलब इसका 1/4, मतलब 4 4 1 4, 4 1 4, 4 2 10। ओके, तो 11,250 लोग यहाँ पे रखे जाएंगे। अब बचेंगे इसके 75%, लगभग मैं लमसम मान के लेता हूँ अमाउंट 36,000 के आसपास है। ओके, अब ये 36,000 को किस किस स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या दिया, देखो सबसे पहली बात तो इनको 10% वैकेंसी दी गई है। कहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 10% वैकेंसी दिया गया इनको, CAPF में। ओके, फिर उसके बाद में जितने भी स्टेट्स पुलिस है, अब वो स्टेट्स पुलिस देखो धीरे धीरे ना सब लोग अपनी अपनी स्कीम निकालेंगे। ऐसा तो नहीं है ये जिस स्टेट से आए हैं, जैसे मैं मान के लेता हूँ
कोई एक राजीव करके बंदा है, वो एज अ सोल्जर इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ, ओके, और वो है आपका मध्य प्रदेश से। अब सपोज वो मध्य प्रदेश से है, अगर वो अगर रिटायर होता तो वो मध्य प्रदेश वापिस जाएगा, तो ये वहां की स्टेट की पुलिस का काम है, ये वहां की स्टेट की पुलिस का काम है कि उसको अपने पुलिस फोर्स में ज्वाइन करे। भाई इंडियन आर्मी का बंदा है, वहां की ट्रेनिंग लेके लौटा है, ये ऐसा तो नहीं कि बंदा कमजोर रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं, बंदा एकदम सख्त है, मजबूत है, मेंटली स्ट्रांग है, स्टेबल भी है। तो अब तक तो जहां तक न्यूज आई है, 6 स्टेट्स ने अपना ये बयान दिया है कि हाँ, हमारे यहाँ से कोई बंदे जाएंगे तो उनको पुलिस में यहाँ पर वापिस लिया जाएगा, ओके। अभी जैसे कि लगभग अगर 29 स्टेट्स के सब लोग बोल दे तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको जॉब का टेंशन ही नहीं, ओके। और इसके बाद भी जो बंदा एक्स आर्मी सोल्जर या ऑफिसर होता है, उसको गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने को जल्दी मौका मिल जाता है यार, क्योंकि उसको वहां पे ज्यादा कुछ क्लियर नहीं करना पड़ता, उसके लिए कट ऑफ मार्क्स वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट पहले से कम कम रखती है। जैसे कि मैं अगर एक बात बताऊं, मैं जानता हूँ उनको, मतलब कि वो उन्होंने 15 साल इंडियन आर्मी को सर्व किया था, और वो कारगिल वॉर में भी थे, तो वो 20 साल के बाद में वो रिटायर हो गए, मतलब रिटायरमेंट खुद से लिया, क्योंकि इंडियन आर्मी में पहले 15 साल मिनिमम सर्विस देनी पड़ती थी, ओके। तो वो वहां से निकले, तो उन्होंने क्या किया, अपना बीएड किया, बीएड के बाद में टीचर का जो फॉर्म था वो उन्होंने भरा। अब वो इंडियन आर्मी के थे, इसलिए उनको वहां पे बहुत छूट मिली, तो उनका जो कट ऑफ मार्क्स था वो बहुत लो लगा था, उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी और उनको जॉब मिल गया। उससे उनको फायदा क्या हुआ, उससे उनको 50K वाली जॉब मिल गई, गवर्नमेंट टीचर की जॉब। इसीलिए जो बंदे पढ़ने में अच्छे होंगे, दिमाग से स्टेबल होंगे, अरे यार तुम्हारे पास अच्छा खासा जॉब है, उसको क्यों छोड़ रहे हो, तुम लोग यूपीएसआई में भर्ती हो सकते हो, नहीं तुम लोग को अगर कांस्टेबल वगैरह में जाना है, क्या पता 6 स्टेट्स की पुलिस कौन सा पोस्ट ऑफर करती है। अरे यूपीएसआई, एमपीएसआई, अलग अलग स्टेट्स के सब इंस्पेक्टर का पेपर दो। भाई अब तुमने इंडियन आर्मी का फिजिकल निकाला है, तो पुलिस का फिजिकल निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। तो आप लोग इनका पेपर देते हो, तो जाहिर सी बात है, आप लोग एक्स सर्विसमैन हो, तो वहां पे आपका कट ऑफ भी इतना जाएगा नहीं, कमी लगने वाला है। तो इतना कुछ फायदा दिया जा रहा है सरकार द्वारा, तो कम से कम अब तो इसकी निंदा करना बंद कर दो। देखो, एक बार ना देश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि हाँ, अगर हमारे ऊपर खर्चा थोड़ा कम होगा, परमानेंट जॉब्स नहीं होंगी, बात ठीक है, लेकिन परमानेंट जॉब का इतना बहुत कुछ ऑफर किया जा रहा है। अगर रही डिजिटल स्किल की बात, तो आप लोग एनएसडीसी में अप्लाई कर सकते हो, एनएसडीसी का कोर्स सीखो यार, किसी भी कॉर्पोरेट में मिनिमम से मिनिमम सैलरी आपको 30K मिलेगी, पर शर्त इतनी है कि आपका पढ़ने में दिमाग अच्छा होना चाहिए, समझ गए, पढ़ने में आपका दिमाग अच्छा हो। ऐसा नहीं हो कि आप लोग मतलब कि बोलते हैं ना कि यहाँ एक बंदा है, फिजिकल निकाल लिया, ट्रेनिंग वगैरह निकाल लिया, अगर आपने इंडियन आर्मी का पेपर निकाला है, ओके, तो आप लोग वो सब भी कर लोगे, बस मोटी बुद्धि ना हो किसी की, ओके। चलिए लेट्स गो, बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है देखिए। Which drone companies awarded to the first certificate under Indian Drone Rules 2022? ओके, भारतीय ड्रोन नियम 2022 के तहत किस ड्रोन कंपनी को पहला सर्टिफिकेट दिया गया है, किसको दिया गया है, आईओ टेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड को। चलिए, फर्स्ट ड्रोन फेयर कहाँ है आपका, ग्वालियर एमपी में हुआ है। ड्रोन फॉरेंसिक रिसर्च लैब कहाँ बनी है आपकी, केरला में बनी है। फर्स्ट स्टेट टू सप्लाई मेडिसिन बाय ड्रोन, तेलंगाना। मैंने आपको बोला था ना, बहुत जल्दी इसका भी न्यूज आपको दिखाई देगा कि ड्रोन से हम लोग मेडिसिन वगैरह सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इनसे क्या होगा, सब कुछ इजी बन जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज है, ये जॉब्स बहुत खाएंगी, ये जॉब्स बहुत खाएंगी, जितने भी टेक्नोलॉजी मार्केट में आएंगे विकसित सब होगा, लेकिन ये जॉब बहुत खाएंगी। डिलीवरी बॉय का जॉब खा लिया है ड्रोन ने, ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है। ड्रोन पॉलिसी अप्रूव्ड स्टेट कौन है, उत्तराखंड एंड हिमाचल, ओके। आयोटेक वर्ल्ड
एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का, वो एविएशन कर दोगे, एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, गुरुग्राम हरियाणा में है। एंड फर्स्ट पोस्ट बाय ड्रोन कहाँ पे हुआ था, गुजरात में। चलिए, नाइस वन क्वेश्चन, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर, विच 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 टेलीकॉम कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मल्टीप्लेक्स इन मेटावर्स। किस टेलीकॉम कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? भारती एयरटेल लिमिटेड ने। अब यहाँ पर देखो आप लोग, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ 2 मिनट, जो ये मेटावर्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है टेक के हिसाब से। जैसे कि आप लोग अगर CAPF जैसा पेपर देते हो तो शायद वहां पे आपसे इसके लिए एक ऐसे लिखने को बोल दे तो मेटावर्स के बारे में अपनी राय दीजिए। तो देखो, मेटावर्स है क्या? आपने अगर पबजी खेला होगा, आपने अगर पबजी खेला होगा तो वो एक क्या है, वो एक वर्चुअल सिमुलेशन है। वो क्या है? वो एक वर्चुअल सिमुलेशन है। ओके, वो एक वर्चुअल सिमुलेशन है। ओके, अब इसमें क्या होता है, मेटावर्स का होता है, मेटावर्स आपके लिए एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है। मेटावर्स एक आपके लिए एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। मेटावर्स उसी का नाम है। मतलब कि आपको एक डिवाइस दिया जाएगा जिसको लगाने के बाद में आप पूरे के पूरे एक वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच जाओगे। पूरे के पूरे एक वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच जाएगा। जो करना है, जो भी किया जाएगा, सब आपको लगेगा सब रियल है, सब रियल है। वर्चुअल वर्ल्ड बिल्कुल आपको रियल जैसा लगेगा, तो वही है आपका मेटावर्स। ओके, तो उसके लिए एक मल्टीप्लेक्स भी लॉन्च किया गया है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ती जा रही कि क्या बताऊं। देखो, अभी तो अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो जापान में ऐसी कितनी टेक्नोलॉजी है जिन लोग को अभी लागू ही नहीं किया गया, लेकिन वो बना के रखी है। जिनको बोला गया वो 2050 में लागू की जाएंगी, क्योंकि वो अपने समय के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है इसके लिए। समझ गए? तो अगर आपको मेटावर्स में देखो, अभी के लिए तो मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, बट अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए मेटावर्स के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं इसके लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। मेटावर्स क्या है, कैसे काम करता है, इससे क्या होता है, वर्चुअल वर्ल्ड कैसा दिखाई देता है, सब बताऊंगा मैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि कोई छोटा टॉपिक नहीं है, एकदम अच्छा खासा टॉपिक है, तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो डिमांड होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, विच university has partnered with Infosys to offer free digital and life skill courses. Okay, किस विश्वविद्यालय ने मुफ्त डिजिटल और जीवन कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए इन्फोसिस के साथ साझेदारी की? किसने की है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। हार्वर्ड। चलिए, according to research of IIT Bombay, which Indian city is sinking at an average rate of 2 millimeter every year? कौन है? मुंबई। क्या है? 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है हर साल। तो इससे क्या होगा मालूम है? मेरे को रिपोर्ट याद नहीं, मेरे को ईयर याद भी नहीं आ रहा। उसके अंदर लिखा था सीरियसली कि 20 से 25 सालों में मुंबई का थोड़ा हिस्सा समुद्र में डूब जाएगा। ओके, अब वो 20-25 सालों में रियल है कि नहीं है कुछ बता नहीं सकते हम लोगों के। चलिए, भारत का शहर भूमिगत जल समाप्त। ओके, ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पे जल समाप्त हो गया है? भूमिगत। चेन्नई है आपका। ओके, भारत 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है, क्यों? मुंबई की वजह से। क्यों? समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसके लिए। दुनिया का पहला तैरता शहर कहाँ पे आपका? साउथ कोरिया में है। विश्व की पहली शिप टनल कहाँ बनी है आपकी? नॉर्वे में बनी है। विश्व की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन कहाँ है आपकी? जर्मनी में, जो क्या है, AI बेस्ड है। चलिए, विच कंट्री हैज पास्ड अ बिल टू मेक ऑनलाइन इंसल्ट पनिशेबल बाय जेल टाइम? किस देश ने ऑनलाइन अपमान को कारावास की सजा से दंडनीय बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? जापान ने किया है,
हालांकि ये काम तो इंडिया में भी करना चाहिए रियल में देखा जाए तो, क्योंकि ऑनलाइन लोगों को इतना ट्रोल किया जाता है ना, सीरियसली मैं आपको बताऊं तो 2013 में एक लड़की थी जिसने सुसाइड कर लिया था। मैं उसका नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करने वाला हूँ। उसको ऑनलाइन इतना ट्रोल किया गया था 2013 में कि उसने सीरियसली सुसाइड कर लिया था। ओके, वैसे तो ये इंडिया में भी करना चाहिए ताकि लोगों को थोड़ी तो अक्ल आए। ओके, राइट टू रिपेयर कहाँ पे लागू किया गया आपका? यूएसए में किया है। हर सिगरेट पे वार्निंग होनी चाहिए कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? कनाडा में किया गया है। मून का लेटेस्ट मैप चाइना ने लॉन्च किया है। ओके, डिवेंसी किसके बारे में लॉन्च किया गया है? नासा द्वारा। कौन से प्लेनेट से रिलेटेड है? वीनस। ओके, फर्स्ट आर्टिफिशियल सन किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। ये आज का न्यूज नहीं है, 2 साल पहले का न्यूज है। ओके, फर्स्ट वुडन सैटेलाइट किसने बनाया? जापान ने बनाया है। चलिए, रिसेंटली एन अब नॉर्मल टाइटनसॉर इज डायनासोर एग हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट? हाल ही में भारत के किस राज्य में असामान्य टाइटानोसॉरिड डायनासोर के अंडे की खोज की गई है? कहाँ पर की गई है? मध्य प्रदेश में की गई है। अब मालूम नहीं कि वो अंडा अगर बड़ा हुआ तो डायनासोर बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए देखो, पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य बहुत फैला हुआ था। उनके साम्राज्य में 16 सिक्के लॉन्च किए गए थे जो कि आपके भागवत के यूपी में मिले हैं। अगर मैं पृथ्वीराज चौहान की बात करूं तो इनकी एक बुक आती है पृथ्वीराज रासू का। तो उसमें इन्होंने लिखा है कि ये अश्वत्थामा से मिले थे। ये अश्वत्थामा से मिले थे। अश्वत्थामा कौन थे? महाभारत के युद्ध में जो आपके टीचर थे द्रोणाचार्य, उनके पुत्र थे, जिनको भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्राप दिया गया था कि वो कलयुग के अंत तक अटकते रहेंगे और उनके माथे से कंटिन्यू खून भी निकलता रहता है। ओके, तो पृथ्वीराज चौहान ने खुद बोला था कि मैं उनसे मिला था। अब देखो, अगर हम लोग भरोसा करने जाए तो हिंदू धर्म ग्रंथों वगैरह के ऊपर, देखो पहली बात तो अगर भरोसा करना है तो हर धर्म ग्रंथ के ऊपर करना चाहिए, और फिर कम से कम खुद के धर्म ग्रंथों पे तो भरोसा करना ही चाहिए आपको। ओके, तो ये उनसे रिलेटेड छोटी न्यूज थी। अगर आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो सब बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा नॉलेज गेन होगा आपको, क्योंकि वहां पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। ओके, चलिए, डायनासोर का अंडा कहाँ मिला है? धार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व कहाँ मिला है? जामुई, बिहार में मिला है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट टस्क्ड एलिफेंट विच डाइड बाय नेचुरल कॉजेज? एशिया के लॉन्गेस्ट टस्क्ड वाले हाथी का नाम क्या है जो प्राकृतिक कारणों से मर गया है? कौन है आपका? भोगेश्वरा। इसका मतलब होता है उसके दांत जो बाहर के नहीं होते दांत, वो सबसे ज्यादा बड़े थे। ओके, जो अभी मर गया वहां के नेचुरल कॉज की वजह से। चलिए, तो यहाँ पे कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन है, बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप लिख ही लोगे। ओके, भोगेश्वर एलिफेंट कहाँ से था? बंदीपुर कर्नाटक से था। और ये आपके सारे नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ पे हैं उनके मैंने नाम लिखे हुए हैं, तो ये आपको नोट करके लेने हैं बस, और आपको पढ़ना है इनको। चलिए, पढ़ते हैं आगे। रिसेंटली हरिचंद पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? किस स्पोर्ट्स से थे ये एथलीट थे, धावक थे। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिकम द इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल? कौन सा भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बन गया है? तो एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल। ओके, चलिए, तो ये सब जर्नल इंफॉर्मेशन है, लिख के ले लो यार, अब इनको बार बार बताओ जरूरत तो नहीं है। 15 सितंबर को क्या मनाया जा रहा है? आपका इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ये रेलवे स्टेशन कहाँ है आपका? बेंगलुरु में है। ओके,
पटल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? कांतिया भील रखा गया है। चलिए, ग्लोबल विंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व पवन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। और रही बात डेज की, तो यहाँ आपके सामने बहुत सारे डेज मैंने लिख के रखे हैं, तो प्लीज इनको अपने नोट्स में उतार ले, वीडियो को पॉज करके उतार लिया जाए। ओके, चलिए। Which state UT government has collaborated with the United Nations Development Program UNDP to build oxygen production facility? ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा के निर्माण के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ साझेदारी की है? किसके साथ की है? दिल्ली के साथ। ओके, चलिए, ठीक है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट कहाँ है आपकी? दिल्ली में है। ओके, और पार्टनरशिप भी दिल्ली के साथ हुआ है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में है। और हेड कहाँ पे? हेड कौन है इनके? अकीम स्टेनर है। ओके, अचीम स्टेनर। भारत दर्शन पार्क कहाँ है आपका? दिल्ली में है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इको पार्क कहाँ है? दिल्ली में है। पीएम म्यूजियम दिल्ली में है। फर्स्ट स्मोक टावर कहाँ है आपका? दिल्ली में है। व्हाट इज स्मोक? स्मोक क्या होता है आपका? स्मोक आपका होता है स्मोक प्लस फॉग। ओके, दैट इज कॉल्ड एज स्मोक। जिसमें स्मोक भी हो और फॉग भी हो, उसका कॉम्बिनेशन होता है स्मोक। चलिए, गांव जैसे इलाकों में क्या होता है? फॉग निकलता है और शहरों में स्मॉग आता है। ओके, अमर राजा पावर सिस्टम विल बिल्ड द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन फॉर द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? अमर उजाला पावर सिस्टम निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के लिए देश का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन निर्माण करेगा? तो कहाँ पे करने वाला है वो? लेह में करने वाला है। चलिए, लेह क्या है? जिला है। भारत का सेकंड सबसे बड़ा जिला है किसमें? क्षेत्रफल में। चलिए, सबसे पहला कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। ओके, इंडिया फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप इन विच सिटी? भारत की पहली प्रदर्शन निर्माण इकाई किस शहर में स्थापित की गई है? कहाँ पे स्थापित की गई है आपकी? हैदराबाद में स्थापित की गई है। फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन क्या है आपका? सेमीकंडक्टर चिप है। ओके, बाय राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ओके, ये आपका कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 17th century Saint तुकाराम महाराज टेम्पल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? संत तुकाराम महाराज का टेम्पल 17th सेंचुरी में जो बना था, उसको दोबारा क्या किया गया? उसका उद्घाटन किया गया है। ओके, तो नरेंद्र मोदी ने किस शहर में किया है? पुणे में किया है। ओके, संत तुकाराम टेम्पल पुणे में है। वैदिक सिटी कौन सी आपकी? अयोध्या है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ है आपका? वाराणसी में है। महात्मा बुद्धि की लेटी हुई मूर्ति कहाँ है आपकी? गया में है। फर्स्ट मेडिकल सिटी कहाँ है आपकी? पुणे में है। और राजीव गांधी साइंस सिटी कहाँ है? पुणे में है। एक सिटी और है, अगर मैं आपको बताऊं, कहते हैं वेदों में लिखा हुआ है कि वो हिमालय की गोद में है वो शहर। ओके, हिमालय की गोद में वो शहर है, लेकिन वो खुली आंखों से देखा नहीं जाता, जिसका नाम है शंभाला। जिसका नाम है शंभाला। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भी जाता है वो इंसान अमर हो जाता है, या फिर यहाँ पर जाने के बाद इंसान की मौत नहीं होती, या फिर वो योग द्वारा अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है कि उसको रोग नहीं होगा या बीमारी नहीं होगी। देखो, इंसान की मृत्यु कब होती है? अगर मैं आपको एक साइंटिफिक वे बताऊं, जब उसके बॉडी में नए सेल बनना बंद हो जाते हैं और जब उसके ऑर्गन्स कमजोर पड़ने लगते हैं। ओके, मेन कारण तो यही है, जब उसके बॉडी में नए सेल बनना हो बंद हो जाते हैं। अगर उसके बॉडी में नए सेल कंटिन्यू बनते रहे तो आदमी कभी मरेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में नए सेल कंटिन्यू बन रहे हैं ना। जब ये सेल धीरे धीरे मरना
शुरू होते हैं, इसलिए तो इंसान की एज क्या होती है, बढ़ने के साथ में वो बुढ़ा दिखाई देता है। देखो, एज तो सबकी बढ़ती है, दिन ब दिन हर मिनट सेकंड सबकी एज बढ़ी रही है, लेकिन उसके साथ में जो उसके चेहरे पे चेंजेस दिखाई देते हैं वो क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उसके बॉडी में जो नए सेल होते हैं वो बनना बंद होते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी में किसी भी प्रकार से नए सेल अगर बनने लगे तो वो इंसान अमर है, इन शॉर्ट। ओके, और उसको योग के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन बोलते हैं ना उसने योग में बहुत, मतलब बोलते हैं ना, मास्टरी हासिल की हो, एकदम ऊपर परमानंद में पहुंच गया हो योग को लेकर। चलिए, फर्स्ट एवर इंडिया यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशंस हेल्ड इन विच सिटी? पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श किस शहर में आयोजित किया गया? आपका ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया। ओके। ओके, तो ईयू के अंदर कितने देश आते हैं? 27 देश आते हैं मेंबर्स। हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। हेड कौन है? उर्सुला वेंडर लेयान है। ओके। यूरोजोन और यूरो जो करेंसी है, इसके मेंबर कितने देश हैं? 20 देश हैं। ओके। 28। ओके, तो 28 टूडे का उद्घाटन कब हुआ था? 1 जनवरी 2023 को हुआ था। व्हाट इज प्रोटिया? प्रोटिया इज अ कंट्री इन बाल्कन्स। प्रोटिया इज द कंट्री इन बाल्कन्स, ये एक देश का नाम है। ओके। ईयू सेंट्रल बैंक कहाँ पे आपका? फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में है। इसका पार्लियामेंट कहाँ है आपका? फ्रांस में है। 2035 तक डीजल गाड़ी बैन। ओके। हेड कौन है इसको? रॉबर्ट मेट्सोला है। अगर देखो, जो डीजल गाड़ी बैन होगी, शायद इंडिया में भी BS6 के इंजन को बैन कर दिया जाए, क्योंकि अभी BS6 की इंजन चल रही है। जहां तक मेरे को लगता है, अगर इथेनॉल को 100% अगर लॉन्च किया गया ना आने वाला टाइम पे, स्टार्टिंग में तो इसको एक ऐसा बिना ट्रायल पीरियड के देख नहीं सकते कि ये कैसा रन होगा देश के अंदर। आने वाले टाइम में BS9 या फिर BS10 की गाड़ियां सड़कों पे दौड़ेंगी जो इथेनॉल सपोर्ट करते होंगी। ओके बच्चों, चलो, तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वी ऑल।